गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मास्टर संजय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार मास्टर संजय क्लासेज में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया क्लास 10 चैप्टर 5 इतिहास के पार्ट 2 को लेकर आज आए हैं। पहले क्लास में मैंने मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के पार्ट 1 को पढ़ा चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के पार्ट 1 में हमने यह देखा कि मुद्रण का आविष्कार चीन, कोरिया और जापान में हुआ। इसके साथ ही साथ इटली के माध्यम से पूरे यूरोप में फैल गया और कुछ दिनों के बाद भारत में भी मुद्रण कला का प्रसार और प्रचार हुआ। तो आज बच्चों हम क्लास 10 चैप्टर 5 के मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के पार्ट 2 को आज हम लोग देखेंगे। भारत में मुद्रण का संसार, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपि। तो आज हम लोग देखेंगे भारत में मुद्रण का संसार, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। मुद्रण, जैसा कि आप मैंने पिछले क्लास में देखा है कि मुद्रण का अर्थ होता है, अब मुद्रण किसे कहते हैं, तो यह एक छापने की कला है। छापने की कला, यह छापने की कला है। तो बच्चों आज हम देखेंगे भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। बच्चों ये देखेंगे कि पांडुलिपियां क्या हैं। जब मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, छापे खाने नहीं बने थे, तो पहले लेखक लोग ताड़ के पत्र पर या भोज के पत्र पर या भोजपत्र या ताड़पत्र पर पांडुलिपियां लिखते थे। वो जैसा भी हो, वो धार्मिक साहित्य हो, सांस्कृतिक साहित्य हो, कुछ भी हो, संस्कृत साहित्य हो, अरबी साहित्य हो, फारसी साहित्य हो, ये सबको वो लिखते थे। तो बच्चों आज देखते हैं कि पांडुलिपियां क्या थी। ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बनाया जाता था तथा पत्तों पर हाथ से चित्र भी बनाए जाते थे। 19वीं सदी के अंत तक पांडुलिपियां छापी जा रही थी। तो बच्चों हमें ये देखना है कि पांडुलिपियां प्राचीन काल में या पुराने समय में पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर या भोजपत्र के पत्तों पर बनाए जाते थे तथा हाथ से उस पर चित्र भी बनाए जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक पांडुलिपियां छापी जा रही थी। भारत में 19वीं सदी के अंत तक पांडुलिपियां छापी जा रही थी। अब ये पांडुलिपियां क्या थी? ये पांडुलिपियां नाजुक होती थी क्योंकि इसे भोजपत्र, ताड़ पत्र पर छापे जाते थे, इसलिए नाजुक होते थे। ये महंगी भी थी क्योंकि कम सीमित संख्या में पांडुलिपियां लिखे जाते थे, इसलिए महंगी थी। सावधानी पूर्वक पकड़ना होता था क्योंकि ये बहुत मजबूत, भोजपत्र और ताड़पत्र बहुत मजबूत नहीं होते थे, इसे सावधानी पूर्वक रखना होता था, सावधानी पूर्वक पकड़ना होता था और इसका दैनिक इस्तेमाल भी नहीं होता था
क्योंकि ये इतनी कम संख्या में थे जिसका दैनिक इस्तेमाल नहीं हो पाता था और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग लिपि में यह पांडुलिपियां लिखी गई थी। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताब का उपयोग नहीं करते थे। बच्चों, बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान प्राथमिक पाठशालाओं यानी विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक थी। फिर भी विद्यार्थी किताब से नहीं पढ़ते थे। कारण था कि किताबें थी ही नहीं, मुद्रण कला आया ही नहीं था। और उस समय क्या होते थे, गुरु वाचन करते थे और विद्यार्थी उसे याद करते थे। इस तरह बिना पढ़े वह साक्षर बन जाते थे। यानी जो गुरु शिष्य परंपरा था, आश्रम व्यवस्था था प्राचीन भारत में, तो गुरु किसी भी चीज़ों का वाचन करते थे और शिष्य उसे बार बार दोहराते थे और दोहरा करके रट लेते थे, याद कर लेते थे। इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होते चले जाता था। भारत में छपाई आई। सर्वप्रथम भारत में छपाई किसने लाया? भारत में सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं सदी में लाया गया। सबसे पहले जेsuit पादरियों द्वारा कोंकणी भाषा में अनेक पुस्तकें छापी गई। 1674 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में 50 पुस्तकें छापी गई। यानी 1674 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा गई थी। कैथोलिक पादरियों के द्वारा 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी तथा 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब भी उन्होंने ही छापी थी। यानी बच्चों, यहाँ ये देखना है कि सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस को किसने लाया? तो प्रिंटिंग प्रेस को पुर्तगालियों ने लाया। लेकिन सबसे पहली किस भाषा में पुस्तक छपी? तो वो कौन सी भाषा थी? कोंकणी भाषा थी। और कोंकणी के साथ साथ कन्नड़ भाषा में 50 पुस्तकों की रचना 1674 ईस्वी तक हो गया था। अब कैथोलिक पादरियों ने कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। कोचीन में कैथोलिक पादरियों के द्वारा पहली जो तमिल किताब छापी गई वो कोचीन में छापी गई तथा 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब भी छापी गई। डच, बच्चों, डच यानी जो डेनमार्क की कंपनियां थी, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ये सभी कंपनियां, बाहरी कंपनियां भारत में आए थे, है ना। तो डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का भारत में आयात शुरू किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। भारत में पहली पत्रिका जो प्रकाशित किया गया बच्चों, वो था बंगाल गजट। ये साप्ताहिक पत्रिका था। बंगाल गजट पत्रिका अंग्रेजी में छापी जा रही थी और यह पत्रिका अंग्रेजी सरकार के कारनामों का उजागर कर रही थी। यानी बंगाल गजट जो है बच्चों, इसमें मूल रूप से हमको देखना है कि बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था तथा यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छापी जा रही थी। बंगाल गजट नामक पत्रिका
पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तथा आगस्टक हिक्की पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि बंगाल गजट ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने पत्र बंगाल गजट में लेख लिख रहे थे। इसीलिए जेम्स आगस्टस हिक्की पर मुकदमा अंग्रेजी सरकार के द्वारा कर दिया गया। अब देखते हैं, हिंदुस्तानी लोग भी अपना अखबार छापने लगे, जिसमें गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट था। अब देखना है कि यहाँ पर दो बंगाल गजट लिखे गए, छापे गए। तो एक बंगाल गजट आगस्टस हिक्की के द्वारा और दूसरा बंगाल गजट जो भारतीय लोग थे उसके द्वारा जो बनाए गए बंगाल गजट, वो था गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जब मुद्रण कला भारत में आ गए, जब मुद्रण कला का भारत में आविष्कार हो गया, तो 19वीं सदी के शुरू में धार्मिक मसलों को लेकर बाजार गर्म था। धार्मिक मसलों यानी मामलों को लेकर बाजार गर्म था। कारण यह था कि वो औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से सभी अपने अपने धर्म की व्याख्या कर रहे थे। यानी औपनिवेशिक यानी ईसाईयत यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था जो था, और उस समय जो भारत में जो सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे थे, तो सभी धर्म के लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाज की आलोचना कर रहे थे और उसमें सुधार चाहते थे। यह सारे विवाद प्रिंट में छप रहे थे, और जो धर्म को लेकर जो विवाद हो रहे थे भारत में, ये सारे प्रिंट यानी अखबार और पत्र पत्रिकाओं में छापे जा रहे थे, जिसे जनता पढ़ रहे थे। मुद्रित पुस्तकों और अखबारों ने नए नए विचारों का प्रचार और प्रसार किया, जिसका गहरा असर जन समुदाय पर पड़ा। अब देखिए, जो धार्मिक बहस और सामाजिक बहस जो हो रहे थे समाज में, वो पत्र पत्रिकाओं में छप रहे थे, जिसे पूरे देश की जनता पढ़ रहे थे, है ना। मुद्रित पुस्तकों और अखबारों ने नए नए विचारों का प्रचार और प्रसार किया, जिसका गहरा असर जन समुदाय पर पड़ा। भारतीय समाज में धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एकेश्वरवाद, ब्राह्मणवाद, पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी। बच्चों, ये जानना है मुझे कि भारतीय समाज में धर्म सुधारकों जैसे हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एकेश्वरवाद और ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी। आपको पता है, पहले भारत में सती प्रथा प्रचलित था, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, और उसके विरोध के कारण भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। और एकेश्वरवाद, राजा राम मोहन राय का विचार था कि ईश्वर एक है, इस प्रकार से ब्रह्मांड जितने भी धर्म है सबका ईश्वर एक है। साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने, और मूर्ति पूजा का विरोध किया, जैसे मुद्दों लेकर बहस हो रही थी। इस समय बंगाल में काफ़ी संख्या में पुस्तकें छापी जा रही थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। विरोधियों ने उनके इस विचार का खंडन करने के लिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया। जब राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, तो उनके विरोधियों ने इनका खंडन करने के लिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया तथा 2 फारसी अखबार जमा-ए-जहां तथा शमसूल अखबार भी प्रकाशित किए गए। जमा-ए-जहां तथा शमसूल अखबार भी प्रकाशित किए गए। उत्तर भारत में उलेमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में
तुर्की के हार के कारण जो मुस्लिम जगत के खलीफा था उनके भी अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से मुस्लिम राजवंश इसे डरे हुए थे, चिंतित थे। उन्हें यह डर था कि औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा न दें और मुस्लिम कानून को बदल दें। इससे निपटने के लिए धर्म ग्रंथों का फारसी या उर्दू में अनुवाद किए गए और छापे गए। धार्मिक अखबार निकाले गए तथा 1867 ईस्वी में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा के फतवे जीने सलीका सिखाया तथा फतवे जारी किए। बच्चों, ये देखना है कि यहाँ पर मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर क्या थे, ये मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर है ना, उन्हें डर था, चिंतित थे। इसीलिए उनको डर था कि ये औपनिवेशिक सरकार हमारा धर्म परिवर्तित न कर दें और मुस्लिम कानून को बदल न दें। इससे निपटने के लिए सभी धार्मिक ग्रंथों का फारसी और उर्दू में अनुवाद किए जाने लगे। इसके लिए 1867 ईस्वी में स्थापित देवबंद सेमिनरी ये हमारा यूपी में पड़ता है। यूपी के सहारनपुर में बच्चों ये पड़ता है। यूपी का जो सहारनपुर शहर है वहाँ पर ये देवबंद सेमिनरी किया गया। सहारनपुर, यूपी का सहारनपुर। ये देवबंद सेरेमनी को हम दारू उल उलूम भी कहते हैं, जिसमें यह विश्व के जितने भी मुस्लिम देशों का है सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में माने जाते हैं। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र देवबंद को कहा जाता है। सलीका सिखाया। अब देखते हैं हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का 16वीं शताब्दी में मुद्रण किया गया तथा जिसका प्रथम मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कोलकाता में से प्रकाशित किया गया। बच्चों, आपको पता होगा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना 16वीं सदी में किया गया था। जब अकबर का शासनकाल था उसमें किया गया था, लेकिन इसका मुद्रित संस्करण सर्वप्रथम 1810 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया गया और 19वीं सदी के अंत तक लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत के बाजार पट गए। यानी सस्ते जो प्रिंट कला था उसे छापे गए और इसकी जो रामायण की जो प्रतियां थे पूरे उत्तर भारत के बाजार में पट गया। यानी भारी संख्या में बिकने के लिए रामचरितमानस की प्रतियां बाजार में उपलब्ध हो गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस तथा मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में किताबें छापी गई। तो लखनऊ का कौन सा प्रेस था? नवल किशोर प्रेस। और मुंबई का श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं की किताबें छापी गई। प्रकाशक के नए रूप छापे खाने आने के कारण नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। बच्चों, आपको जानते हैं आप, जब मुद्रण कला का आविष्कार हुए, भारी संख्या में किताबें पुस्तकें छापी जाने लगी, सभी पाठक तक पुस्तक उपलब्ध हो गए। इस प्रकार से एक नया पाठक वर्ग का उदय हुआ। मुद्रण कला ने भारतीय लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाया। मुद्रण कला ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, इतना अचानक परिवर्तन लाया जिसमें साहित्यिक विद्याएं जैसे गीत, कहानी, सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर यह पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गया। यानी साहित्यिक विद्याएं लिखी जाने लगी जिसमें गीत, कहानी, सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर लेख लिखे जाने लगे, जो पाठकों की दुनिया का अब हिस्सा बन गया। क्योंकि अब मुद्रण कला के द्वारा मुद्रित सामग्री प्रत्येक पाठक के पास पहुंचना शुरू हुआ।
19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति का उदय हुआ। पहले था पांडुलिपि में था कि पांडुलिपि के समय सिर्फ लिखा जाता था, लेकिन जब मुद्रण कला आने लगे, छापे खाने आ गए, तो यहाँ पर एक नई तरह की दृश्य संस्कृति यानी चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला का विकास हुआ। छापे खाने की बढ़ती संख्या के साथ चित्रों की नई नकलें या प्रतियां अब आसानी से बनाई जा सकती थी। इसीलिए राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। राजा रवि वर्मा औपनिवेशिक काल का एक भारत के महान चित्रकार थे, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। ये चित्रकार थे। इन्होंने काठ के तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस कारखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई। अब देखिए, काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकार यानी गरीब जो कलाकार था, वो लेटर प्रेस कारखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे, जिससे भारतीय बाजार तस्वीरों से पट गया। मुद्रण, महिलाएं और मुद्रण। बच्चों, अब देखना है कि मुद्रण कला के आविष्कार ने किस प्रकार हमारी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया। मुद्रण कला के आने से महिलाओं की जिंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन आया, जीवन में परिवर्तन आया। मुद्रण कला के आने से महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन आया। महिलाओं के बारे में अब लिखा जाने लगा तथा मध्यवर्गीय महिलाओं का पढ़ना भी अब पहले से ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने घरों की महिलाओं को अब पढ़ना और पढ़ाने लगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये देखना है कि मुद्रण कला के आने के बाद उदारवादी पिता ने और पति ने अपने घरों की महिलाओं को पढ़ना और पढ़ाने लगे तथा 19वीं सदी के मध्य तक महिलाओं को स्कूल भेजा जाने लगा। कई पत्र पत्रिकाओं ने लेखकों को जगह दी जो नारी शिक्षा की जरूरत को रेखांकित किया, और इस प्रकार से नारी के प्रति यानी महिलाओं के प्रति लिखने वाले पत्रिकाओं ने लेखकों को अपने पत्र पत्रिका में जगह दिया, जिसने नारी शिक्षा के बारे में लिखना शुरू किया। इस प्रकार उसने नारी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। बहुत सारे भारतीय हिंदू परिवार उदार दिल के नहीं थे, यानी बहुत सारे भारतीय परिवार उदार दिल के नहीं थे। परंपरावादी हिंदू कन्याएं विधवा हो जाती थी। परंपरावादी हिंदुओं का मानना था कि पढ़ने लिखने से कन्याएं विधवा हो जाती हैं तथा इसी तरह का विचार मुसलमानों को भी लगता था। ऐसा ही विचार मुसलमानों का भी लगता था कि महिलाएं उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर बिगड़ जाएंगी। मुसलमानों को लगता था कि महिलाएं उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर बिगड़ जाएगी। कभी कभी बागी मुस्लिम महिलाओं पर इस तरह के प्रतिबंध का विरोध किया, जिससे उसे पढ़ने से रोका जा रहा था। तो बच्चों, यहाँ हमको देखना है कि बहुत सारे हिंदू परिवार वो उदार दिल के नहीं थे। परंपरावादी हिंदुओं की मान्यता था कि पढ़ने लिखने से कन्याएं विधवा हो सकती हैं या हो जाती हैं। यही धारणा मुसलमानों के पास था। उन्हें लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर महिलाएं बिगड़ जाएंगी, है ना। इस प्रकार कभी कभी मुस्लिम महिलाओं पर इस तरह के प्रतिबंध का विरोध किया, जिससे उसे पढ़ने से रोका जा रहा था। पूर्वी बंगाल के कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी। पूर्वी बंगाल के कट्टरवादी परिवार में
ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा तथा बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी। यानी रस सुंदरी ने जो रचना किया, अपनी आत्मकथा लिखा, उस आत्मकथा का नाम था अमर जीवन। यह आत्मकथा थी, यह आत्मकथा बंगाली साहित्य की प्रथम आत्मकथा थी। कैलाशवासिनी देवी ने 1860 के दशक में महिलाओं के जीवन पर लिखना शुरू किया। कैलाशवासिनी देवी ने 1860 के दशक में महिलाओं के जीवन पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं। आज के महाराष्ट्र में 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति के नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोर शोर से लिखा। तो यहाँ बच्चों में देखते हैं कि कैलाशवासिनी देवी ने 1860 के दशक में महिलाओं के जीवन पर लिखना अपने पत्र पत्रिकाओं में शुरू किया कि कैसे घरों में महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। तो आज के महाराष्ट्र के 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति के नारियों की दयनीय हालत की चर्चा करते हुए जोश और रोष से लिखा। तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है, बहुत तेरे कर्म से मेरी दुनिया छोटी है, बहुत तेरे कर्म से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। तमिल उपन्यास में लिखा गया है बच्चों कि बहुत तेरे कर्म से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबों पढ़ने से आई है, किताबें पढ़ने से आई। क्या गजब लिखा है उस महिला ने, तमिल उपन्यास ने, उस महिला ने क्या लिखा है। बहुत तेरे कर्म, मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहर में काफी सस्ते किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी। यानी 19वीं सदी के अंत में क्या बच्चों, मद्रास शहर में काफी सस्ते किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी खरीद कर पढ़ते थे। अमीर लोग गांव, शहर, कस्बों में पुस्तकालय खोलने पर अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। यानी इस प्रकार से हर गरीब जनता के पास प्रिंटेड सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध हो रहा था, और बाजार में, शहर में, गांव में, जगह जगह पर धनाढ्य वर्ग के द्वारा, अमीर वर्ग के द्वारा, प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा पुस्तकालय खोले जा रहे थे। उन्नीसवीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में अनेक पुस्तकों में लिखा जाने लगा। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में अनेक पुस्तकों में लिखा जाने लगा, जिसमें मराठी आंदोलन के प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जिसे 1871 में लिखा, जिसने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया। जाति प्रथा के विरुद्ध में ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है। बच्चों, यह आपको परीक्षा में आ सकता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गुलामगिरी के लेखक कौन हैं, तो बच्चा आपको लगाना है टिक ज्योतिबा फूले ने। या ज्योतिबा फूले की कौन सी प्रसिद्ध रचना है, तो बच्चों वह रचना है ज्योतिबा फूले की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या होगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी का लिखने का उद्देश्य क्या था, हम कह सकते हैं जाति प्रथा पर लिखा गया था गुलामगिरी।
अब देखते हैं महाराष्ट्र 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अम्बेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से जाने जाते थे, ने जाति प्रथा पर जोरदार कलम चलाई और उसके लेखन से पूरे भारत में सामाजिक क्रांति आ गई। ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में एक थे, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट है कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने जाति प्रथा पर बहुत गजब ढंग से लिखा, जिसके कारण से दक्षिण भारत में जाति प्रथा समाप्त हो गया और इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। और ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। प्रिंट और प्रतिबंध। बच्चों, देखना है कि प्रिंट पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए, किन परिस्थितियों में प्रिंट पर प्रतिबंध लगाने का सोचा जाने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान अखबार पर सेंसरशिप लगाने का कोई विचार नहीं किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 तक अखबार पर किसी भी प्रकार का सेंसरशिप लगाने का कोई प्लान नहीं किया, विचार नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मुद्रित सामग्री जैसे अखबार, पत्र, पत्रिकाएं ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने कानून बनाकर अखबारों पर और पत्र पत्रिकाओं पर सेंसर लगा दिया। बच्चों, ये देखना है कि जैसे जैसे भारतीय अखबारों ने, पत्र पत्रिकाओं ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया, तो अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाकर अखबारों और पत्र पत्रिकाओं पर सेंसर लगा दिया। सेंसर है कि प्रतिबंध लगा दिया कि सरकार के विरुद्ध आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में कोलकाता उच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में कोलकाता उच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कानून पास किया तथा ब्रिटानी सरकार ने अंग्रेजी शासन सरकार के समर्थन में लिखने वाले अखबारों का समर्थन किया। बच्चों, ये देखना है कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कानून पास किया, जिसमें ब्रिटानी सरकार ने यह पास किया कि जो अखबार सरकार के समर्थन में लिखेगा, है ना, सरकार के समर्थन किया, यानी सरकार के समर्थन में लिखने वाले अखबार को प्रोत्साहित किया गया। ब्रिटिश सरकार के विरोध में लिखने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने लगे। ब्रिटिश सरकार के विरोध में लिखने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने लगे और सेंसरशिप लाया गया, जिसका भारतीय मुद्रकों ने विरोध किया। यानी अखबार पर सेंसरशिप का भारतीय मुद्रकों प्रकाशकों ने विरोध किया और 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने प्रेस कानून की समीक्षा करने के लिए राजी हुए। जब भारतीय मुद्रकों ने सरकार के सेंसरशिप का विरोध करना शुरू किया तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने प्रेस कानून में समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी सरकार की रवैया बदल गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रेस ने 1857 की क्रांति को उकसाया था, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्रता के लिए प्रति
अंग्रेजी सरकार का रवैया बदल गया और अंग्रेजी सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इस कानून में सरकार विरोधी संपादकीय छापने वाले अखबारों पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया। बच्चों, हमें यह देखना है कि ब्रिटिश सरकार ने आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ संपादकीय छापने वाले अखबारों पर सेंसर लगाने का अधिकार सरकार को मिल गया। किसको मिल गया? सरकार को मिल गया। यानी अब सरकार के विरुद्ध यदि कोई अखबार सरकार के विरुद्ध छापता है तो सरकार उस अखबार को जब्त कर सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब सरकार भाषाई अखबारों को नियमित नजर रखना शुरू कर दिया। अब जितने भी भारतीय भाषाई अखबार थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने उस पर नियंत्रण यानी नियमित नजर रखना शुरू किया। अगर कोई अखबार सरकार विरोधी संपादकीय लिखता है तो सरकार उस प्रेस को जब्त कर सकता है। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में यह प्रावधान था बच्चों। 1878 में यह प्रावधान था कि यदि कोई भारतीय भाषाई अखबार जो थे यदि सरकार के विरुद्ध कुछ छापता है तो उसे वह जब्त कर सकता है। प्रेस की आज़ादी पर दमनकारी नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेजी सरकार की इस दमनकारी नीति का प्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राष्ट्रवादी अखबार अब पूरे देश में फैलते गए और आलोचकों को खामोश करने की तमाम कोशिश की गई, जिसका असर नहीं पड़ा और भारत के जितने भी भाषाई अखबार थे अंग्रेज विरोधी बातों को अपने अखबारों में छापते रहे। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा जा रहा था तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रसिद्ध अखबार केसरी में उसके प्रति गहरी हमदर्दी जताई, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कैद का सजा सुनाते हुए बर्मा के मांडले जेल में रखा गया, जिसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। आज का बर्मा म्यांमार के नाम से जाना जाता है बच्चों। म्यांमार आज ये बर्मा के रूप में नहीं जाना जाता है, आज ये म्यांमार के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, इसमें यह हमें यह देखना है कि जब क्रांतिकारियों को पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा यानी काला पानी आज हम काला पानी के जब जेल के रूप में जाने जाते थे, वो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में अभी उपस्थित है। ये जेल कहाँ पर है बच्चों? अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा लोग को दिया जा रहा था, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रसिद्ध अखबार केसरी में विरोध किया था, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को 1908 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे बर्मा के मांडले जेल में रखा गया, जिसका संपूर्ण भारत के लोगों ने विरोध किया। बच्चों, तो इस प्रकार से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को मैंने 2 पार्ट के रूप में अलग अलग पढ़ाया है 2 दिन में। तो आप इसे देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन परीक्षा की तैयारी में मेरे क्लास के वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए हम आपको हर समय कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से मटेरियल दिया जाए, जिसका आप फायदा अच्छे ढंग से उठाएंगे। इसलिए मैं सभी छात्रों से यह कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप बहुत मेहनत से बनाते हैं, मेरे वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस जिला से हैं, यहाँ आप लिखिए तो मुझे अच्छा लगेगा।